हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके हिंदी पुस्तक के पहले पाठ जग की माया कविता जो प्रभा शर्मा के द्वारा लिखी गई है, मैं उसको पढ़ने जा रही हूँ और कविता आपके सामने दी गई है। सबसे पहले हम कविता का सस्वर पाठ करेंगे। आप कविता को लिखेंगे, उसका चित्र भी साथ साथ बनाएंगे। कुछ चित्रों को मैंने दिया है, तो कोशिश करिए कविता को सचित्र लिखने की, सस्वर पाठ करने की। उसके बाद हम लोग पाठ के बाद भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ पढ़ने के बाद इसको जब कविता को आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति के विभिन्न रूपों के सौंदर्य की वर्णन की गई है। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की गई है, कुछ पर्यावरण की चर्चा है। तो इस तरह से हम लोग वन बाय वन पहले प्रकृति के विभिन्न रूपों के सौंदर्य के बारे में, धरती, आसमान, हवा, प्रकृति क्या चीज है, भारतीय भौगोलिक विभिन्नताएं और उसकी विशेषताओं को डिस्कस करेंगे और पर्यावरण उनके प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग व्याकरण की कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग कविता का सस्वर पाठ करते हैं। उस पाठ करने के बाद आप साथ साथ सचित्र लिखेंगे और भावार्थ को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कविता का पाठ करते हैं। जग की माया। धरती की गोदी में सोए, धरती की गोदी में सोए, बीजों को जब गया जगाया, आसमान से टपकी बूंदें कहती देखो जग की माया। अंकुर ने तब आंखें खोली, नव किरणों ने आग सहलाया, मंद हवा के झोंकों ने गा जीवन का नव मंत्र सिखाया। चीर धरा को जीवन पाया, साहस से था कदम बढ़ाया, हरी घास के संग लहराकर पौधे में नव यौवन आया। मंद पवन संग हंसे ओशकण, मंद पवन संग हंसे ओशकण, हंसता नीला गगन निराला, मोर पपीहों की धुन सुन सुन, जीवर हंसा पुष्प मतवाला। कल कल नदियां झरते झरने, ऊंचे हिमगिरी अद्भुत काया, झूम उठा वह नन्हा पौधा, देख भव्य जग की ये माया। तो इसमें कंप्लीट प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है और आप देखेंगे कि धरती और शब्दों, कविता के शब्दों पर आप ध्यान देंगे। कविता के शब्दों पर ध्यान देना है। और जैसे कि हम लोग बीज को कहाँ बोते हैं, तो मिट्टी में। मिट्टी के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है? धरती की गोदी, धरती की गोदी। अब आप इसमें देखिए कि बीजों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो आसमान से उसको बूंदें पड़ती है। और आपको साइंस की दृष्टि से भी जब आप देखेंगे तो बीज को अंकुरित होने के लिए, बीज से पौधा बनने के लिए आपको पानी की जरूरत है। तो आसमान की बूंदें जब उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उसे जगाया जा रहा है। धरती की गोदी में सोया रहता है और जब अपनी आंखों को बंद किए रहता है तो यह संसार कैसा है उसकी कल्पना भी वह नहीं कर पाता है। किसकी बातें हो रही है? बीज के बारे में। बीज जब धरती में, कहने का मतलब कि बीज को जब मिट्टी के अंदर बोया जाता है तो उसकी आंखें बंद रहती हैं। आंखें बंद रहती है इसका मतलब कि वह अभी अंकुरित होगा। तो अंकुरित होने के लिए उसको पानी की जरूरत है। तो आसमान से बूंदें टपकती है, आसमान से बूंदें टपक के बीजों को ऐसा एहसास हो रहा है कि उसे कोई जगा रहा है। जगने के बाद वह जब आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि यह संसार सचमुच कितना प्यारा है। प्रकृति का कंप्लीट चरित्र चित्रण है। मंद हवा संग हंसे ओशकण, जब ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लग रहा है, यहाँ ध्यान दें, जब ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लग रहा है ओशकण भी हंस रहे हैं। तो जब धरती को चीरते हुए बीज अंकुरित होता है, धरती को चीरते हुए बीज जब अंकुरित होता है, जब धरती से ऊपर आता है, या यूं कह ले कि धरती की गोदी में बीज सो रहा होता है और गोद से उठता है, तो अंकुर जब आंखें खोलता है तब उसे एहसास होता है कि वाह, यह जग कितना और यह जग, यह संसार सही में कितना मनमोहक, मनोरम, मनोहर है। जब हरी घासों के साथ लहराता है तो मानो वह युवावस्था में आ गया है, वह अपनी पूरी जवानी में है। इस अवस्था का क्या कहना, अपनी चाहत, अपनी उन्माद, अलग उमंग, अलग सोच, अलग अंदाज, शब्दों से बयान न होने वाली अवस्था, पूर्ण प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। धीमे हवा की वह ठंडी अनुभूति, एहसास से ओशकण भी ऐसा लगता है मानो हंस रहा है। नदियों की कलकल, झरनों की झरझर,
की सुरीले सुर से प्रसन्न, ऐसा लग रहा है कि फूल भी प्रसन्न हो रहे हैं। हवा के झोंकों से लहराते हुए प्रकृति के सभी रूप जैसे धरती, आसमान, बादल, बूंदे, मंद पवन, ओसकन, फूलों की महकती खुशबू के सौंदर्य को जब अंकुर निहारते साहस कर कदम बढ़ाता हुआ नन्हा पौधा बनता है तो लगता है सचमुच यह संसार कितना निराला है, मनमोहक है। यह प्रकृति अपने आप में बहुत सुंदर है। वैसे भी प्रकृति और मानव का पुराना संबंध है। और एक बार हम फिर इसका भावार्थ दिखाते हैं कि बीज जब धरती के अंदर रहता है तो उसे यह संसार कितना खूबसूरत है उसकी वह कल्पना भी नहीं कर पाता है। धरती को चीरते हुए जब वह बाहर आता है और हरी घास के साथ जब लहराता है तो वह उसे लगता है कि हम अपनी पूरी जवानी में है। वह बहुत प्रसन्न होता है, एक अलग उन्माद, एक अलग एहसास। मंद हवा, धीरे धीरे जब हवा बहती है तो उस कण भी ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं, नीला आसमान हंस रहा है, मोर पपीहे की धुन सुन करके सारे फूल भी मस्त मतवाले होकर के झूमते हैं, खुश होते हैं। और इस तरह से जब वह पूरे संसार को देखता है तो उसे लगता है कि सही में यह संसार कितना अच्छा है और इसकी माया ही है कि हम वह बीज से एक नन्हा पौधा बन गए। तो अब हम एक एक करके धरती के बारे में कुछ और विशेष जानकारी लेंगे और पृथ्वी, आसमान के बारे में, फिर हम कुछ प्रकृति के चरित्र चित्रण एक दो लाइन में और हम करते हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आपको कि पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह। पृथ्वी क्या है? सूर्य का तीसरा ग्रह। ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए हमें? हवा, पानी, ये सारी चीजें इसी पृथ्वी पर है। यह सौर मंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन साल है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में अन्य पिंड के साथ परस्पर प्रभावित रहती है। पृथ्वी न केवल मानव का अपितु अन्य लाखों प्रजातियों का भी घर है और साथ ही ब्रह्मांड में एकमात्र वह स्थान जहां जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा आसमान के बारे में जान ले लेते हैं कि आकाश, धरती और आसमान, धरती में बीज बोया गया है और आसमान से बूंदें टपकती है। तो थोड़ा मैं आसमान के बारे में, आकाश के बारे में भी चर्चा करती हूँ। किसी भी खगोलीय पिंड के बाह्य अंतरिक्ष का वह भाग जो पिंड के सतह से दिखाई देता है वही आसमान है। अनेक कारणों से इसे परिभाषित करना कठिन है। दिन के प्रकाश में पृथ्वी का आकाश गहरे नीले रंग के सतह जैसा प्रतीत होता है जो हवा के कणों द्वारा प्रकाश के किरण के परिणाम स्वरूप घटित होता है। एक बार मैं फिर इसको दोहराना चाहूंगी। किसी भी खगोलीय पिंड के बाह्य अंतरिक्ष का वह भाग जो उस पिंड के सतह से दिखाई देता है वही आकाश है। अनेक कारणों से इसे परिभाषित करना कठिन है। दिन के प्रकाश में पृथ्वी का आकाश गहरे नीले रंग के सतह जैसा प्रतीत होता है जो हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरण के परिणाम स्वरूप घटित होता है, जबकि रात्रि में हमें धरती का आकाश तारों से भरा हुआ काले रंग के सतह जैसा मान पड़ता है। आकाश के कई नाम, आकाश को हम कई नाम से जानते हैं। नभ, आसमान, अंबर, व्योम, नीलांबर, गगन, ये इनके पर्यायवाची हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम हवा के बारे में, जैसे मंद पवन कहा गया है तो हम हवा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रकृति के इन प्रत्येक तत्वों का एक देवता नियुक्त किया गया है, मिथकीय रूप देकर समझाया गया है, जिसके चलते कहीं न कहीं यह भ्रम होता है कि क्या ये देवता जैसा कुछ भ्रम तो नहीं है। आगे हम इसकी अलग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकृति के विभिन्न रूप जैसे वह चाहे वह धरती हो या आसमान हो या हवा हो या किसी भी तरह की कोई माने इसके हर रूप के सौंदर्य का वर्णन है। प्रकृति अपने आप में सुंदर है। मानव स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी माना गया है। इसी प्रकार प्रकृति और मानव का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि इस सृष्टि के आरंभ का इतिहास। सांख्य दर्शन तो मानव सृष्टि की उत्पत्ति ही प्रकृति से मानता है।
अन्य दर्शन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश नामक जिन पंच तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति और विकास मानते हैं, वो भी तो अपने मूल स्वरूप से वस्तुतः प्रकृति के ही अंग है। कहने का मतलब कि प्रकृति का हर रूप, चाहे वह धरती हो या आसमान हो या हवा हो या ओस के कण हो या हरी घास है या हिमगिरी, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत हैं, हर एक की सुंदरता है। और इस प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए जब तक हम उसमें खो नहीं जाएंगे तो हमें साहित्य का आनंद नहीं आएगा। अब इस पाठ को पढ़ते समय में हमने 2-3 बातें आपको इससे पहले भी क्लास में चर्चा की है कि जब भी आप पाठ पढ़ें तो उस समय में आप कुछ ऐसे शब्द ढूंढें, शब्दों का चयन करना है। इसलिए अब मान लीजिए कि धरती, पहला शब्द ही है धरती, तो हम मन में ये सोचें कि धरती है तो इसका अपोजिट, उल्टा शब्द क्या होगा, तो धरती का आसमान। तो आपको इस तरह के शब्द चुनने हैं। तो पहला हमारा क्या काम हो गया, साथ साथ कविता को पढ़ने के साथ धरती, तो धरती का आसमान, आकाश, तो एक हम विलोम शब्द को जानते। उसके बाद बूंदें, जैसे ये शब्द है बूंदें, एक बूंद के लिए हम बूंद लिखते हैं, और बहुत से बूंद अगर बारिश की है तो आसमान से अगर बहुत सारी बूंदें आ रही है, एक बूंद से ज्यादा, तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं बूंदें। तो कहने का मतलब कि एक और अनेक, तो अनेक शब्दों के लिए बहुवचन और एक शब्द के लिए एक वचन। तो दूसरा काम व्याकरण का हमने क्या सीखा कि हमको पाठ पढ़ते के साथ साथ शब्द का चयन भी करना है और यह सोचना है कि क्या इसका उल्टा क्या होगा, या यह शब्द एक वचन में है या बहुवचन में है। चलिए अब जैसे विलोम शब्द के लिए आप जीवन को ले सकते हैं। उसके बाद जैसे साहस, अब आप देखिए 2 बातें तो हो गई, जग, संसार, पर्यायवाची शब्द, जग के लिए दूसरा शब्द क्या है, संसार। यहां फिर देखिए शब्द है आंखें, तो ये बहुवचन में है, एक नहीं एक से ज्यादा आंखों का वर्णन किया गया है, तो इसको, ये शब्द बहुवचन में है तो हम इसके एक वचन, आंख। किरणों, उस तरह से हवा, अब यहाँ हवा का शब्द जो हवा है, मस्त हवा के झोंको, और मंद पवन, तो आप ये देख लीजिए मंद हवा मंद पवन, मतलब हवा के लिए ही हवा का शब्द भी इस्तेमाल किया गया और पवन का भी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जैसे ऊंचे, तो आप इसका विलोम शब्द कर सकते हैं नीचे। नदियों का शोर कैसा, नदियों की आवाज कैसी होती है, कल कल। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक पाठ पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम कई चीजों को जानते हैं। आप जब तक अपने ब्रेन का इस्तेमाल सही दिशा में नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ अलग हट के आपको काम करना है। तो हमने क्या बताया, कविता को आपको सचित्र लिखना है। अर्थ जैसे हमने बता दिया, कंप्लीट प्रकृति के विभिन्न रूपों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और बीज को एक माध्यम बनाया गया है कि बीज जब धरती के नीचे रहता है, फिर जब वह ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद जब नया पौधा बनता है, वह जब के सारे पूरे संसार के सारे चीजों को देखता है और वह बहुत प्रसन्न होता है। और इसके साथ मंद पवन, ठंडी हवा का एहसास, ओस कण का एहसास, नदियों की कलकल आवाज, मोर पपियों की सुरीली धुन, इस तरह से हम कई चीजों को देख रहे हैं। और आपको जैसे नदियां, तो नदियों के लिए नदियां हैं, ये बहुवचन में है तो नदी। तो इस तरह से आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके आप कई काम एक साथ कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका ये खत्म हो रहा है। कल हम और थोड़ी सी चर्चा करते हुए इसको कंक्लूड करेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। तो आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट हो रहा है, यह है कविता। तो आप कविता को सचित्र लिख लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड शब्द को चुनेंगे, उसके विलोम शब्द लिखेंगे, फिर शब्दों को चुनना है, एक वचन बहुवचन लिखना है, फिर कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे। और अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक और ग्रामर की बातें आ गई, जैसे हरी घास, घास कैसा है, हरे रंग का है। तो आप कलर के और भी नामों को रिकॉल कर लीजिए, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला। तो आप इस तरह से सारे रंगों के नाम को भी दोहरा लिए। और यह घास कैसी है, हरी, तो यह हरा जो है यह घास की विशेषता बतला रहा है। घास सूखा भी हो सकता है, घास गीला भी हो सकता है, लेकिन जब रंग का वर्णन है तो आप रंग को दोहराइए साथ साथ। और हरी घास,
घास की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इस शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। तो आपने यह भी देख लिया कि जो शब्द किसी की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण। काली कमीज, सफेद कमीज, काले बाल, होठ, लाल होठ। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, होठ कैसा है तो लाल है, सफेद बाल कैसे हैं तो काले हैं, सफेद कमीज कैसा है तो सफेद है। तो यह जो किसी की विशेषता बतला रहा है इसको विशेषण। तो आप एक साथ कई चीज को सीख रहे हैं, साथ साथ आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो जाएगी अगर आप कविता को सचित्र लिखते हैं तो। लास्ट में मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि आपको अब जैसे यहाँ मोर पपीहा क्या है, ये बर्ड्स और एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए। कुछ जानवरों के नाम दोहरा लीजिए मन में, कुछ पशु पक्षियों के नाम दोहरा लीजिए। तो इस तरह से आप देखना है कि पाठ को पढ़ते समय में हम लोग कई चीजों को सीखते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि बस कविता का हमने पाठ कर लिया, सिंपली हमने भावार्थ लिख लिया, काम खत्म। नहीं, काम आपका कभी खत्म नहीं होता है। तो और एक काम और साथ साथ करना है कि आप इसमें कोई शब्द सीखिए या चुनिए जिस पर कि आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, खोजना है आपको। जैसे हिमगिरी, हिमालय पहाड़ पर आप हिमालय पर लिख सकते हैं, लेख धरती के बारे में लिख सकते हैं, आसमान का कुछ वर्णन कर सकते हैं। अब जैसे बीज, अंकुरित, तो आप अपने मन से, जैसे अब मैंने यहाँ बादल का चित्र बनाया है तो आप बादल के ऊपर लिख सकते हैं, बादल क्या है, कैसे फॉर्म करता है, इसकी क्या विशेषता है, यह क्यों बनता है, इसका क्या हमारे जीवन में उपयोग है। इस तरह से आप 4-5 पॉइंट्स लेकर के और आप इसका एक छोटा सा पैराग्राफ बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस, और कल हम फिर क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।